बच्चों, आज के लेक्चर में मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ। आपको पता है हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं और इसमें डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम चैप्टर कर रहे हैं। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाए, उसकी इंट्रोडक्शन दी, फिर मैंने आपको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के बारे में भी बताया। तो आज ऑनलाइन क्लास में भी हम एक्टिनाइड और लैंथेनाइड डिस्कस करेंगे और करा हमने। आज से हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को अपने कॉपी में लिखते जाना है, बहुत अच्छे से समझना है। कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो जब भी हमारी ऑनलाइन क्लास होती है तो उसकी क्वेरी में आप मेरे से पूछ सकते हो। अब हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से स्कैंडियम इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज़ नॉट। तो पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन है कि हम कैसे कह सकते हैं कि जो स्कैंडियम है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है बट जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। आपको पता है स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है और 21 एटॉमिक नंबर होने से 3D ऑर्बिटल में उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। बच्चों, ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कि उनके ऑर्बिटल्स में कोई ना कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन होता ही होता है। डी ऑर्बिटल्स में कोई ना कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन होता ही होता है, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक है। तो क्योंकि स्कैंडियम में 3D 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये देखिए 1s2 2s2, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ये आपको यहाँ पे कन्फिग्रेशन नज़र आ रही है ना बेटा। आप नोटिस कर रहे हो 3D में एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 3D में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इस करके हम स्कैंडियम को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब जरा आप जिंक की बात करो, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 3d10। अब आप नोटिस कर रहे हो कि इसका जो 3D ऑर्बिटल है वो पूरी तरह फिल आउट हो चुका, भरा हुआ है, क्योंकि इसका 3D ऑर्बिटल फुली फिल्ड है। इस करके हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं कंसिडर करते, क्योंकि जितने ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनमें पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, यानी या तो एक ना एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है, क्योंकि जिंक के केस में कोई भी पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, reactivity of transition element decreases almost regularly from scandium to copper, explain। ठीक है, कहता है ऐसा क्यों होता है कि जब हम स्कैंडियम से कॉपर की तरफ जाते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। देखो बेटा, जो रिएक्टिविटी होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की वो डिपेंड करती है उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी रेगुलर बढ़ती जा रही है स्कैंडियम से कॉपर तक, इस करके ट्रांजिशन एलिमेंट की रिएक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जाती है लेफ़्ट टू राइट। क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो डी ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालना हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा। तो स्कैंडियम में निकालना आसान है, टाइटेनियम में आसान है, पर जैसे जैसे आप आगे जाओगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होता जाएगा। हैंस फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, जैसे एटम का साइज़ छोटा होता है वो ज़्यादा न्यूक्लियस के पास उसके इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उनको निकालना टफ हो जाता है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। इस करके स्कैंडियम से कॉपर तक जब आप जाओगे सो इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होता जाएगा, इस करके उनकी रिएक्टिविटी भी कम होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड एंड थर्ड रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट रिमेंबर ईच अदर मोर देन दे रिजेंबल द फर्स्ट रो, इसका क्या कारण है? क्योंकि बच्चों जो सेकेंड और थर्ड रो में एलिमेंट होते हैं उनमें बेटा आता है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। आज सुबह मेरे से भी बात हुई थी एक बच्चे की ऑनलाइन क्लास में, तो उसने लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के बारे में पूछा था। बेटा लैंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है? The steady decrease in the size of lanthanides as we go from left to right due to diffuse shape of f orbital।
एफ ऑर्बिटल की डिफ्यूज शेप होने के कारण जो स्टडी डिक्रीज हमें लैंथेनाइड में देखने को मिलता है उसको लैंथेनाइड कंट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के करके जो एटॉमिक रेडियस होते हैं ना सेकंड और थर्ड रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, वो बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। क्यों? और वो एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं। और क्यों? और बेटा क्योंकि इनके अंदर डिफ़िकल्ट भी हो जाता है सेपरेट करना एक दूसरे से, क्योंकि इनके साइज़ क्वाइट सेम हो जाते हैं और जो डिफ़िकल्ट होते हैं सेपरेट करने के लिए, तो हम इनको सेपरेट नहीं कर पाते। आगे 3D सीरीज़ में कौन सी ट्रांजिशन मेटल है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है? सो सिंपल सी बात है बेटा, +1 में ही हमने कई एलिमेंट्स कर लिए थे। ट्रांजिशन एलिमेंट की पहली सीरीज मैंने आपको याद करवा दी थी। 21 एटॉमिक नंबर से 30 एटॉमिक नंबर तक याद है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। निकल, कॉपर, जिंक तक हमने कर लिया था। और मैंने आपको बताया था कि कैसे D1, D2, D3, D4 ऐसे ऐसे सो ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बढ़ती है। सो बेटा जितने ज़्यादा जिस एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा मिलेगी देखने को। ये देखो कल का लेक्चर में आपको दिखा रहा हूँ, मैंने आपको एक टेबल दिखाया था जिसमें स्कैंडियम से जिंक तक हम लोगों ने एलिमेंट लिखे थे, फिर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखी थी। अगर आप नोटिस करो, पहले तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, फिर बीच में मैक्सिमम हो जाती है, फिर कम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं और फाइनली फिर जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने लग जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटते हैं और फाइनली ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम हो जाती है। तो वही फंडा यहाँ पे है। तो अगर आप नोटिस करो, हमारी मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है, ठीक है, 25 है। अब जरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, 3d5 4s2। 3d5 4s2 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? डी में 5। और बेटा ये अपने बाहर वाले 2 s के इलेक्ट्रॉन भी तो यूज़ कर सकता है। सो 5 इलेक्ट्रॉन ये अगर लूज़ करेगा +5 तक तो ये ऑलरेडी पहुंच गया। और अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 5 डी में से लूज़ कर लेगा, 2 4s में से लूज़ कर लेगा, तो टोटल कितने होंगे? 7। तो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ देखने को मिलेगी आपको? +3 +2 +3 +4 +6 +5 +7। तो आप नोटिस कर रहे हो कि पूरी पहली ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा मैंगनीज के पास ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैंगनीज के पास मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों है? क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आइए अब इस आंसर को पढ़ें। मैंगनीज विद एटॉमिक नंबर 25 shows the maximum number of oxidation states. The outer electronic configuration of manganese is 3d5 4s2 and all the 7 electrons are available for bond formation. ठीक है, 7 के 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अवेलेबल है। बिकॉज द एनर्जी, और क्योंकि बेटा 3d और 4s की जो एनर्जी होती है ना, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जितनी एनर्जी में डी में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे ना, उतनी ही एनर्जी में 4s से भी इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। बिकॉज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3d and 4s ऑर्बिटल्स आर नियरली सेम। दस मैंगनीज कैन शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 to +7 इन द कॉम्प्लेक्स आयन और इन इट्स कंपाउंड। इस करके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए कि क्रोमियम एक हार्ड मेटल क्यों है, मरकरी लिक्विड क्यों है? बेटा क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, 3d5 4s1। अब आप नोटिस करो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में हो गए, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एस में हो गया। सो टोटल इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि क्रोमियम ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड बना सकता है, इस करके क्रोमियम मेटल होता है हार्ड। अब अगर हम बात करें यहाँ पे मरकरी की, मरकरी है 5d10 6s2। इसके पास तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ये तो बेटा किसी भी तरह का आप कह सकते हो कि किसी भी तरह का मेटालिक बॉन्ड बना ही नहीं सकता। इस करके जो क्रोमियम होता है वो क्रोमियम होता है हार्ड मेटल, मरकरी जबकि होता है लिक्विड। सो ये आपका लेक्चर ख़त्म हुआ। आई क्लोज द आईपैड। ये आपका लेक्चर ख़त्म हुआ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हुआ कि क्रोमियम हार्ड मेटल क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढेर सारे मेटल बॉन्ड्स बनाता है। मरकरी मेटल बॉन्ड्स नहीं बना सकता, दादी से ले लो। मरकरी नहीं बना सकता,
इस करके वो क्या है, लिक्विड है। आगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन दैट ऑफ जिंक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बेटा ये स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्वायर कर लेता है अपना क्रोमियम। अच्छा, और जिंक में अगर आप नोटिस करो कि इसकी ऑलरेडी स्टेबल फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो इसमें से एक अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल है। सो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम की कम क्यों? क्योंकि क्रोमियम में होता है 3d5 4s1, 3d5 4s1 होता है। सो 4s1 पहले ही जाएगा कि वो जल्दी से निकल जाए। जैसे ही 4s1 में से इलेक्ट्रॉन 4s में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सो हमारा 3d हाफ फिल्ड होगा। याद है मैंने हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी आपको +1 में एक्सप्लेन की हुई है। तो उस स्टेबिलिटी के कारण क्रोमियम बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, इस करके इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है। मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना इसमें से पहला बहुत ईजी है, जबकि जिंक में से नहीं निकलता। जिंक फुली फिल्ड है, वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी की लूज करेगा। 3d10 4s2 है ना। सो ये बेटा मैंने आज आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन करवाए हैं। बाकी जो आपके क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन है आपको कल कंटिन्यू करूँगा, कल समझाऊंगा। सो आज का लेक्चर यहीं तक। बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम स्टे